स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज का जो हम लोग का क्लास चलने वाला है वो यूपी ट्रिपल एस पीटी का एग्ज़ाम का क्लास चलने वाला है। तो अगर आपका भी पेपर आने वाले दिनों में है तो ये क्लास आपके लिए, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैंने जितने भी प्रश्न को ऐड किए हैं वो सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में सीधे सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो एक एक प्रश्न को आपको देखते हुए चलना है और कोशिश करना है कि जिस प्रश्न का उत्तर याद रहेगा उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हिस्ट्री का प्रश्न देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न हमारा है आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है। अगर उत्तर जानते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर इसका ज़रूर बताइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंकिम चट्टोपाध्याय। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जिसको कि आपको याद रखना है। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, अगर सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। मैं सवाल आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। तो आप लोग को याद रखना है कि किसने दिया था। तो ये दिए थे महात्मा गांधी ने। रविंद्रनाथ को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, तो याद रखना है कि महात्मा गांधी ने दिए थे। दूसरा पॉइंट यहाँ से याद रखना है, सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला के नाम से जाना जाता है। सवाल यहाँ से पूछ सकता है कि भारत के कोकिला के नाम से किसे जानते हैं, तो सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला कहते हैं। भारत का कोकिला के नाम से किसे जानते हैं, कोकिला के नाम से किसे जानते हैं, तो याद रखना है कि सरोजिनी नायडू को जानते हैं। चलिए एक सवाल याद रखिएगा, यहाँ से पूछ सकता है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी याद में मनाई जाती है। तो याद रखना है कि सरोजिनी नायडू की याद में मनाई जाती है। और याद रखिए कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग को ये क्या याद रखना है कि ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को। और भारत में हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो किसकी याद में मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू को याद में मनाया जाता है। और याद रखना है कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए जितने भी एक्स्ट्रा प्रश्न बता रहा हूँ उसको भी ध्यान में देते हुए चलिएगा, सवाल यहाँ से भी पूछ सकता है। चलिए दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। सवाल को समझिए क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन दिया गया है लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा या फिर आलमगीरपुर। तो आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी का जो स्थल है वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। चलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, सवाल अगर पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो आप लोग को याद रखना है कि मोहनजोदड़ो की वो जो खोज किए थे वो किए थे राखल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो राखल दास बनर्जी ने किया था। कब किए थे ये भी याद रखिएगा, 1922 में। चलिए याद रखना है सवाल कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी और कब की थी, तो राखल दास बनर्जी ने 1922 में किए थे। दूसरा पॉइंट याद रखना है, सिंधु सभ्यता की लिपि बाव चित्र आत्मकथा है जो कि बाएं से दाएं लिखी जाती है। सवाल को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि सिंधु सभ्यता का जो लिपि है वो कौन सी है, तो आप लोग को बताना है कि सिंधु सभ्यता का जो लिपि है वो भाव चित्र है और दाएं से बाएं लिखी जाती है, ये भी याद रखिएगा। एक पॉइंट यहाँ से ये भी याद रखिएगा कि कालीबंगा की खोज किसने की थी। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि कालीबंगा की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है कि अमलानंद ने किए थे। कौन किए थे, अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज किए थे। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अकबरनामा की रचना निम्नलिखित में से कौन सी थी। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि अकबरनामा रचना की निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आपको याद रखना है कि अकबरनामा की जो रचना है वो निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा। आप लोग बताइए, अगर उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अबुल फजल। चलिए प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि अकबरनामा कितने खंड में विभाजित है। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि अकबरनामा कितने खंड में विभाजित है, तो आपको याद रखना है कि ये कितने खंडों में विभाजित है। तो ये टोटल 3 खंडों में विभाजित है। आपको याद रखना है कितने खंड में अकबरनामा विभाजित है, तो टोटल 3 खंडों में विभाजित है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? तो आपको याद रखना है कि ये थे लॉर्ड डफरिन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डफरिन। और अगर सवाल पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना है कि 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसको याद रखना है कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 में। सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। उत्तर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, काफ़ी लोग बताते भी हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जिसको कि ध्यान में रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आपको याद रखना है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1565 में। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था 1565 में। अगर पूछ लिया जाए कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो किनके बीच हुआ था, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और उम्मीद है कि आपसे ये सवाल पूछा भी जाएगा। तो याद रखना है कि दूसरा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था अकबर और हिंदू राजा सम्राट के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? हिंदू राजा सम्राट के बीच हुआ था, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको याद रखना है कि कौन थे, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए याद रखना है कि लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति की शुरुआत की थी। हड़प नीति की शुरुआत किसने की थी? तो आप लोग को याद रखना है कि लॉर्ड डलहौजी ने किस नीति की शुरुआत की थी? तो हड़प नीति की। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हड़प नीति की शुरुआत किसने की थी, तो बताना है लॉर्ड डलहौजी ने किए थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था? सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था? सवाल को याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद रखना है कि केसरी और मराठा समाचार पत्रों का जो संपादन किए थे वो कौन किए थे? याद रखना है कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक किए थे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? सवाल फिर से पढ़िए क्या कह रहा है। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? ऑप्शन दिया गया है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ है। तो आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चतुर्थ। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? सवाल क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी जी ने जो करो या मारो का नारा दिया था वो किस आंदोलन के दौरान दिए थे? सबसे पहले यहाँ से एक पॉइंट बनता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो किसने दिए थे? ये दिए थे महात्मा गांधी ने। सवाल याद कर लीजिएगा। अब चलिए आप लोग को उत्तर बताना है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो आपको याद रखना है कि कौन सा आंदोलन के दौरान दिए थे, तो ये दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ से आप लोग को याद रखना है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? चलिए सवाल को याद करते हुए चलिएगा। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा याद रखना है कि सर्वनीय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखना है कि ये हुआ था 1930 में। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरा याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिए चंपारण सत्याग्रह याद रखना ये कब हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था। चलिए 4 प्रश्न मैंने बताया, चारों को अपने माइंड में सेट कर लीजिए, यहाँ से सवाल बनेगा आपके एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न है, गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल कह रहा है कि गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ की थी, मतलब कहाँ की गई थी? याद रखना है कि गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में।
चलिए सवाल में ही दिया गया है कि गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ की गई थी। तो याद कर लीजिए कि कहाँ की गई थी। तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सैन फ्रांसिस्को। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से याद रखिए कि गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1913 में हुई थी। चलिए याद रखिए गद्दार पार्टी की स्थापना या फिर शुरुआत किसने की थी। तो आप लोग को याद रखना है कि गद्दार पार्टी की शुरुआत किए थे लाला हृदय लाल और सोहन सिंह भाकना। दो लोगों ने किए थे। पहला तो हो गया लाला हृदय लाल और दूसरा याद रखना है सोहन सिंह आकना, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से हमारा भूगोल का क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। तो सवाल को देखते हुए चलिएगा। भूगोल का भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसके अंदर ऐड किया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। सवाल क्या कह रहा है कि जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन दिया गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख या फिर सिक्किम। उत्तर अगर जानते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लद्दाख। चलिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जिसको कि याद रखना है। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि सिक्किम का प्रमुख नदी कौन सा है, तो आप लोग को याद रखना है कि सिक्किम का जो प्रमुख नदी हो जाएगा वो तीस्ता नदी हो जाएगा। सिक्किम का प्रमुख नदी कौन सा है, तो तीस्ता नदी हो जाएगा। दूसरा याद रखना है कि सिक्किम का जो राजकीय पशु है वो कौन है। सिक्किम का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन है, तो याद रखना है कि रेड पांडा है। सिक्किम का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन है, रेड पांडा है। एक प्रश्न याद रखिएगा कि सिक्किम का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपको याद रखना है कि सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कंचनजंगा, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, याद रखिएगा। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है कौन सा, कंचनजंगा। विश्व का तीसरा सबसे ऊंची चोटी है। चलिए सारा सवाल को याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदी कौन सी है। सवाल को याद रखना है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदी कौन सी है। ऑप्शन दिया गया है गंगा और ब्रह्मपुत्रा, गंगा और सिंधु और झेलम, कृष्णा और कावेरी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी है। तो आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गंगा और ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ से सवाल याद रखिएगा, सुंदरबन डेल्टा किस प्रकार की, मतलब सुंदरबन जो डेल्टा है वो किस चीज़ के लिए, किस प्रकार के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग को याद रखना है कि मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है सुंदरबन डेल्टा, तो ये प्रसिद्ध है मैंग्रोव वन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, मैंग्रोव वन के लिए सुंदरबन डेल्टा प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। सवाल को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर नर्मदा। तो उत्तर बताइए अगर आप लोग उत्तर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कि दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी है बताना है। तो आप लोग को याद रखना है कि ये हो जाएगा कौन सी नदी, लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कावेरी। अगला नंबर प्रश्न, चलिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जिसको कि याद रखना है। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि गोदावरी नदी का जल कहाँ गिरता है, तो आप लोग को क्या बताना है कि गोदावरी नदी का जो जल है वो कहाँ गिरता है। तो ये गिरता है बंगाल के खाड़ी में। बंगाल के खाड़ी में गोदावरी नदी का जल गिरता है। दूसरा याद रखना है कि कृष्णा नदी की बड़ी सहायक नदी कौन है। सवाल पूछ सकता है कि कृष्णा नदी की जो बड़ी सहायक नदी है वो कौन है। तो आप लोग को याद रखना है कि कृष्णा नदी की जो बड़ी सहायक नदी है वो हो जाएंगी तुंगभद्रा। कौन सी नदी हो जाएगी, तुंगभद्रा। चलिए यहाँ से दो चीज़ मैंने बताया, दोनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखने से पहले प्लीज़ मेरे भाई, अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।
चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। सवाल ये भी इम्पोर्टेंट है, बताना है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। ऑप्शन दिया गया है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल। तो आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बताना है कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखिए, एक गिंड वाला सैंडा, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई शेर या फिर हाथी। उत्तर आप लोग दीजिए, कोशिश कीजिएगा कि उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिस भी प्रश्न का उत्तर याद रहेगा। और जिसको याद नहीं है उत्तर आप लोग याद करते हुए चलिएगा। मैं बार बार क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिपीट करता हूं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सारा आपको मतलब क्लास में ही याद हो जाए, इसीलिए मैं क्वेश्चन को रिपीट भी करते रहता हूं। तो आप लोग को याद रखना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है एक सींग वाला गैंडा के लिए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि भारत में सबसे अधिक काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि भारत में जो सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है वो कौन से राज्य में पाई जाती है। तो आपको बताना है कि ये पाई जाती है महाराष्ट्र में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए यहाँ से कुछ पॉइंट बताता हूँ, याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो आप लोग को याद रखना है कि भारत में सर्वाधिक पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है भारत में सबसे अधिक, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दूसरा याद रखना है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। यह भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो आप लोग को याद रखना है कि काली मिट्टी का जो दूसरा नाम हो जाएगा वो रेगुर मिट्टी हो जाएगा। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मिट्टी हो जाएगा। चलिए काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग को याद करना है। काली मिट्टी है जो कपास के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग को याद रखना है कि काली मिट्टी में कपास बहुत बढ़िया होता है, यानी कि काली मिट्टी में कपास के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। इनमें से बताना है कि भारत का कौन सा राज्य है जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपको याद रखना है कि ये असम हो जाएगा। असम देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है असम। भारत का कौन सा राज्य चाय के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है, तो हमारा हो जाएगा असम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। सवाल को पढ़िए क्या कह रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पश्चिम घाट और उत्तरी पूर्व भारत में होती है। कहाँ होती है, पश्चिमी घाट और उत्तरी पूर्व भारत में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये उत्तराखंड में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एक पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, सवाल आपसे पूछ सकता है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आप लोग को उत्तर क्या बताना है कि सबसे अधिक वर्षा होती है मानसीनराम में। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मानसीनराम में होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी की छतरी किसे कहा जाता है। बताइए कि पृथ्वी का छतरी किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि ओजोन परत को पृथ्वी का छतरी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अब यहाँ से हमारा आ चुका है भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आ चुका है। तो देखते हैं 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। सवाल को याद रखना है कि नीति आयोग के 2 अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि भारतीय संविधान की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में उत्तर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए
अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ समता से संबंधित है। सवाल को पढ़िए, क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के सक्षम समता से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 14 में है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था, सवाल इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। आपको सवाल याद रखना है, यह सवाल इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार। तो कोशिश कीजिए इसका उत्तर बताने का कमेंट बॉक्स में कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, जीएसटी भारत में किस तारीख को लागू हुआ था। सबसे पहले आप लोग को जीएसटी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। चलिए अब सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि जीएसटी भारत में किस तारीख को लागू हुआ था। तो आपको याद रखना है कि ये हुआ था 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। चलिए अगला नंबर प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बताना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। आपको याद रखना है कि जाना जाता है M.A. स्वामीनाथन को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। सवाल को याद रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो आपको याद रखना है कि ये कब हुआ था। तो ये 1949 में हुए थे, यानी कि 1949 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। सवाल समझिए क्या कह रहा है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। बताना है कि कौन सा भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो आपको याद रखना है कि यह भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। सवाल समझिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन में है ब्रिटेन, अमेरिका, रूस या फिर कनाडा। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा कि राष्ट्रपति का जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये ली गई है अमेरिका से। अमेरिका देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न है, नाबार्ड का मुख्य काय क्या है। आप लोग को बताना है कि नाबार्ड का जो मुख्य काय है वो क्या है। तो आप लोग को याद रखना है कि इसका जो मुख्य काय हो जाएगा वो कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करना। कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करना नाबार्ड का यही काम होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो चुका है सम्मान विज्ञान का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। चलिए देखते हैं 31 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है। सवाल क्या कह रहा है कि प्रकाश की जो गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है। ऑप्शन दिया गया है जल, कांच, निर्वात या फिर वायु। सबसे पहले याद रखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो आपको याद रखना है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। चलिए बताना है प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है। तो ये होती है निर्वात में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। बताना है कि जो मनुष्य का शरीर का तापमान होता है वो कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर सवाल आपसे फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाए तो फ़ारेनहाइट में भी याद रखिएगा, फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में कहे तो इसका हो जाएगा और फ़ारेनहाइट में ये होता है। ध्यान में रखिएगा दोनों सवाल। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, कार्य और ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है। आप लोग को बताना है कि कार्य और ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन दिया गया है न्यूटन, जूल, पास्कल या फिर वाट।
तो आपको याद रखना है कि कार्य और ऊर्जा का जो एसआई इकाई होता है वो जूल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। सवाल क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि को निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग को याद रखना है कि निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए हम कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर उत्तर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। यहीं पे अगर दूरदृष्टि की बात कर लिया जाए, यानी कि दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए। दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए उत्तल और निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए अवतल का प्रयोग करते हैं। और यहीं पे अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि जरा दृष्टि को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, तो आप लोग को क्या बताना है कि जरा दृष्टि को ठीक करने के लिए हम लोग द्विफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, तो द्विफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। आप लोग को उत्तर बताना है कि मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका बताइए। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, आप लोग इसका उत्तर बताइए। बाकी यहाँ से एक्स्ट्रा सवाल बताता हूँ, दूध का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 6.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.5 होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, 8.5 होता है। इसको भी याद रखिएगा। चलिए बाकी आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सवाल को याद रखना है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल। तो आपको याद रखना है कि नींबू में जो पाया जाता है वो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, आप लोग को याद रखना है कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटी में, या फिर मधुमक्खी में भी फॉर्मिक अम्ल भी पाया जाता है। मधुमक्खी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अब हमारे यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन समझ में अगर आप लोग को नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप लोग को स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए तो इसका आप लोग उत्तर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को इतना आंसर लाना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। आपसे सवाल कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एस्कॉर्बिक एसिड, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा सवाल कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप लोग को याद रखना है कि विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है। सवाल को याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 39 नंबर प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि बिजली का जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो कौन सा धातु का बना होता है। ऑप्शन दिया गया है तांबा, नाइक्रोम, टंगस्टन या फिर एल्युमिनियम। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टंगस्टन। बिजली का जो बल्ब का फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अब यहाँ से हमारा गणित का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। तो देखते हैं 40 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि 50 की संख्या में 20% घटाने पर क्या प्राप्त होगा। सवाल पढ़िए, सवाल को 1 से 2 बार पढ़ना है। 50 की संख्या में 20% घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, मैं आप लोग को तरीका बता देता हूँ। आप लोग एग्जाम में सॉल्व करके आंसर निकाल दीजिएगा, आपका आंसर सही आ जाएगा। देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीका से आप लोग को निकालना है। 50 × 20 वट में 100 कर देना है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 दूनी का कितना हो गया, 10। देखिए 10 कहीं पे है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पता नहीं चल रहा है, आप लोग को मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पे बताता हूँ। क्वेश्चन हमारा है, देखिए इस तरीके से लिखा गया है, x + 1/x = 4। तो x का स्क्वायर बटे में x का स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा है, इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा। सूत्र
4 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो गया, 4 चौका 16 और 2, 16 में से 2 घटाएगा तो हो जाएगा कितना, 14। देखिए 14 है कहीं पे, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 42 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। इसका मान क्या होगा, इसको मान आप लोग को निकालना है। तो इसका जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आप लोग इसको फटाफट से सॉल्व कीजिए। इसका मान आ जाएगा 0.2, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। औसत से क्वेश्चन आ चुका है जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोग को बताना है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। सबसे पहले इसको निकालने के लिए आप लोग को अभाज्य संख्या पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या हम कहते हैं किसको। तो अभाज्य संख्या हमारा हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 1 11 हो गया। देखिए 5 हुआ, 1 2 3 4 5 अभाज्य संख्या हमारा हो गया। अब हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है कि औसत निकालना है। तो औसत बराबर होता है राशियों का 1 बटा राशियों का संख्या। तो टोटल हमारा इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 5 7 11 को हम लोग अगर ऐड करते हैं तो 28 आएगा। और कितना संख्या है, 5। अब इसको कट कर लेंगे, राइट आंसर आ जाएगा 5.6। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं, समान हिंदी का प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए 44 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सवाल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसको संधि विच्छेद आप लोग को बताना है। इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा अनु प्लस ए स न। देखिए ये वाला न होगा। यहाँ पे भी लोग काफ़ी ज़्यादा गलत करते हैं, तो आप लोग को संधि विच्छेद अच्छी तरीके से करने के लिए आप लोग सीख लीजिएगा। तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो अनु प्लस एसन हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा ऐसा है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया अनु प्लस एसन, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए एक सवाल आपके लिए रहेगा, देवालय का आप लोग को संधि विच्छेद बताना है। देवालय का संधि विच्छेद आप लोग क्या होगा, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि स्थावर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। आप लोग को इसका विलोम शब्द बताना है कि इसका विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन है जंगम, चेतन, अचल या फिर चंचल। तो आपको याद रखना है कि स्थावर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है जंगम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अंधे का लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है। सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आप लोग को याद रखना है कि अंधे का लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। एकमात्र सहारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, गज बदन किसकी परिवाची शब्द है। बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि गज बदन का परिवाची शब्द है। सवाल को याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि गज बदन का जो परिवाची शब्द होता है वो गणेश होता है। तो गणेश देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। गज बदन का परिवाची शब्द गणेश होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध लिखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे भी काफ़ी लोग बच्चे गलत करते हैं। शुद्ध और अशुद्ध में भी बहुत लोग गलत कर देते हैं। तो उज्जवल यहाँ पे कौन सा सही लिखा हुआ है, आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। तो देखिए उज्जवल कैसे लिखा जाता है, उ और आधा ज और फिर आधा ज ही लिखा जाता है। काफ़ी लोग यहाँ पे पूरा ज कर देते हैं, तो पूरा ज नहीं, आधा ज ही लिखा जाता है। फिर व अल्लाह देखिए इस तरीके से कहाँ लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी में। देखिए उ आधा ज फिर आधा ज व ल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। बताना है कि जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये होता है सर्वज्ञ, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 50 नंबर प्रश्न है, सूर्य का परिवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि सूर्य का परिवाची शब्द नहीं है। तो आपको याद रखना है कि जो निशाकर होता है वो चंद्रमा का परिवाची शब्द होता है। निशाकर जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ये किसका परिवाची शब्द हो जाएगा, तो ये चंद्रमा का परिवाची शब्द हो जाएगा। बाकी सूर्य का परिवाची शब्द दिनकर होता है, भास्कर होता है, रसमथी होता है, और ये चंद्रमा का परिवाची शब्द होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब यहाँ से हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, तो देखते हैं रीजनिंग का प्रश्न। चलिए 51 नंबर प्रश्न है,
जिस प्रकार शिक्षक का संबंध पढ़ाना से है उसी प्रकार चिकित्सा का संबंध किससे है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जिस प्रकार संबंध शिक्षक का संबंध पढ़ाना से है उसी प्रकार चिकित्सा का संबंध किससे होगा? काफ़ी सिंपल प्रश्न है, आप लोग इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। विषम पद का चयन कीजिए। इनमें से आप लोग को विषम पद का चयन करना है। ऑप्शन है आलू, गाजर, अदरक या फिर टमाटर। तो इनमें से विषम आप लोग को बताना है। तो इनमें से सबसे जो विषम हो जाएगा वो टमाटर हो जाएगा, क्योंकि टमाटर है जो कि ज़मीन के ऊपर उगता है। बाकी आलू भी ज़मीन के अंदर ही है, आलू ज़मीन के अंदर हो गया, गाजर ज़मीन के अंदर हो गया, अदरक ज़मीन के अंदर हो गया, टमाटर हो गया जो कि ज़मीन के ऊपर फलता है, यानी कि सबसे जो अलग है यानी कि विषम हो जाएगा टमाटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बहू की बेटी है। राम उस लड़की से क्या संबंध है? सवाल क्या कह रहे हैं कि महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बहू की बेटी है। तो राम उस लड़की से क्या संबंध होगा? तो इसका जो संबंध हो जाएगा वो पिता का संबंध हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न है। अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इनमें से आप लोग को अगली संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 65 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसका जो अगला संख्या ज्ञात होगा वो 65 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कूट भाषा को, सवाल क्या कह रहे हैं कि यदि कूट भाषा में कैट को इतना लिखा जाता है तो डॉग को कितना लिखा जाएगा? ये तो सिंपल प्रश्न है, इसको तो बनाने के लिए आप लोग को आना चाहिए। देखिए सी के में नंबर पे आता है, ABCD आप लोग पढ़िए, ABC, सी आता है हमारा तीसरे नंबर पे, ए के में नंबर पे आता है, ए पहले नंबर पे आता है, टी के में नंबर पे आता है, टी आता है कितने नंबर पे? 20 नंबर पे आता है। देखिए यहाँ पे इतना आ गया, यहाँ पे इतना लिखा हुआ है, तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखिए डी के में नंबर पे आता है ABCD, डी आता है हमारा चौथे नंबर पे, ओ कितने नंबर पे आता है? ओ आता है हमारा 15 नंबर पे, तो यहाँ पे 15 लिख लेंगे। जी कितने नंबर पे आता है? जी आता है 7 नंबर पे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा प्रश्न है। चलिए यहाँ से अब समान जागरूकता से प्रश्न देखने वाले हैं। तो 56 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? ये भी सवाल को याद रखना है, काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। चलिए 57 नंबर प्रश्न है। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध लोकटक झील स्थित है? बताना है कि भारत के कौन से राज्य में लोकटक झील स्थित है। ऑप्शन है उड़ीसा, मणिपुर, केरल या फिर राजस्थान। तो आपको याद रखना है कि जो लोकटक झील स्थित है वो केरल में स्थित है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है, याद रखिएगा। 58 नंबर प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सवाल को याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जिनेवा, नीदरलैंड, पेरिस या फिर न्यूयॉर्क। तो आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द हेग, नीदरलैंड। चलिए 59 नंबर प्रश्न है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसको तो याद ही कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाएगा शास्त्रीय नृत्य से। सवाल कह रहा है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली हो जाएगा केरल का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। काजीरंगा केवलादेव या उत्तर प्रदेश से जुड़ा प्रश्न। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सवाल कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप लोग को याद रखना है कि ये स्थित है लखीमपुरम खीरी में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? लखीमपुरम खीरी में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए।
तो चलिए आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने सारा प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप लोग इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट कर देना है पार्ट 2, ताकि मैं जल्दी से जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ जाऊँ। ये हमारा पार्ट 1 था और पार्ट 2 के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।